क्लास 12 हम लोग का जो लेसन चल रहा था गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, उस लेसन में जो आगे का टॉपिक है वो है हमारा धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। मतलब अगर तार का हम एक लूप बनाते हैं तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा और वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमने एक तार लिया, उसको हमने एक लूप के रूप में मोड़ लिया। हमने माना कि जो इस लूप की जो त्रिज्या है वो हमने मान ली स्मॉल r है और हमें इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। अब हमने इस तार के लूप को छोटे छोटे कई सारे एलिमेंट्स में इक्वल लंबाई के एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक, हमने माना कि जो एक एलिमेंट है इसकी लंबाई क्या है, dl है। तो इस dl के कारण जो केंद्र O है इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, अगर आप बायो सेवर्ट का लॉ लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर I क्या है, इस लूप में बहने वाली धारा, dl क्या है, इस छोटे से एलिमेंट की लंबाई, थीटा क्या है, इस dl को बिंदु O से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण, यानी कि ये वाला कोण। ठीक है, अब जब हम परिधि के किसी भी बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं तो हमेशा वो क्या करता है, परिधि से 90 डिग्री कोण बनाता है। तो ये जो कोण होगा हमारा वो कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा। और यही कोण हमारी थीटा है, थीटा की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, हमारी 90 डिग्री हो जाएगी। तो हम इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री रख देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि परिधि के प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या परिधि के लंबवत होती है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या r और अल्पांश dl के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। यानी कि इस त्रिज्या r और इस dl के बीच का कोण ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो dB इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से 90 की वैल्यू 1 हो गई तो μ0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब इस बिंदु O पर ये तो होगा मैग्नीट्यूड, ये एक छोटे से एलिमेंट के कारण है। ठीक, अब हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो इसकी दिशा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपका जो दाएं हाथ के तेली का नियम था उसको यूज़ कीजिए। जब आप उसको यूज़ करोगे तो इस तरीके से होगा, धारा ऊपर की तरफ बह रही है और हमें पॉइंट O पर निकालना, हाथ को हम इस तरीके से रखेंगे तो जो धक्का देने की दिशा होगी वो क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। इसका मतलब इस केंद्र O पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, वो तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। ठीक, अच्छा ये जो dB का मान है बच्चों, ये छोटे से एलिमेंट dl के कारण है। अब हमने इस पूरे तार को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, तो इन सभी के कारण, सभी एलिमेंट्स के कारण हमको ये dB मिलेगा। तो टोटल चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, हम सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन dB। ठीक, यानी कि समेशन, अब dB का मान यहाँ पे आप रखोगे तो μ0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आपका I कांस्टेंट है, μ0/4 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो पूरी चीज़ बाहर निकाल लो। समेशन dl का मतलब क्या है कि इस dl लंबाई के छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ना। तो जब इन dl लंबाई के छोटे छोटे एलिमेंट्स को यहाँ पर जोड़ोगे तो हमको क्या मिलेगा, इस लूप की परिधि मिलेगी। ठीक, और जो लूप की परिधि उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ हम समेशन dl की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर। 2 पाई से 4 पाई कट गया 2 टाइम्स और r से यहाँ आर स्क्वायर कट गया। तो B इज इक्वल टू हमारे पास आ गया μ0/2 आई अपॉन आर। ठीक है, ये तो एक लूप के लिए हो गया। अगर मान लो एक कॉयल है, उसमें ऐसे कई सारे लूप हों तो हम उस समय B का मान केंद्र पर कैसे निकालेंगे। अगर n फेरे हो तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू μ0 NI अपॉन 2R। ठीक, अब 2R ये हमारा क्या है, त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास होता है, तो इसको हम dB लिख सकते हैं। तो B इज इक्वल टू μ0 NI अपॉन D। ठीक, अब जो कॉयल थी हमारी, इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया। ठीक है, ये तो केंद्र पर हो गया, कुंडली के केंद्र पर n फेरे होंगे तब। अब ये तो मैग्नीट्यूड है,
चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका हम वो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने भी बताया आप लोगों को कि हम जो दाएं हाथ की हथेली का पंजे का नियम था, जो दाएं हाथ का आपका पंजे का नियम था या दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 था, उससे निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी जब करंट बह रही है तो ये धारा की दिशा हमारी ऊपर की तरफ हो गई और सेंटर हमारा ऐसे होगा, तो जो धक्का देने की दिशा में क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। ठीक, अगर हम धारा की दिशा को क्लॉकवाइज कर दें तो क्लॉकवाइज में ऐसे हो गया। ठीक, धारा की दिशा मेरी ऐसे बह रही है, ठीक है, और मुझे सेंटर की तरफ निकालना है, सेंटर की तरफ निकालना है। धक्का हम कहाँ मारेंगे, नीचे की तरफ मारेंगे। जब आप नीचे की तरफ धक्का मारोगे इसमें, तो ये हमारा सेंटर हो गया, धारा की दिशा नीचे की ओर होगी, तो धक्का नीचे की तरफ मारोगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो केंद्र पर तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है हमारा कि परिमित लंबाई के एक स्ट्रेट धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, मान लो ये एक तार है, ए बी लंबा तार है और इस तार के कारण मुझे इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो इस बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे, हमने तार के पॉइंट्स A और B को P से मिलाया तो एंगल QPA यानी कि ये जो एंगल है हमने मान लिया φ2 है और एंगल QPB ये एंगल मान लिया मैंने φ1 है। ठीक, और इस बिंदु P से मैंने इस तार AB पर एक लंब खींचा PQ। ठीक है, अब A से Q के बीच मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया CD जिसकी लंबाई DL है और P की इस CD से ये जो दूरी है वो हमने मान ली क्या है R। ठीक है, अब ये जो एंगल है हमारा DPQ ये एंगल हमने फाई मान लिया और हमने D से इस C पर एक लंब DE डाला। ठीक है, जो CD हमारा वो है अल्पांश है वो इस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा से हमने मान लिया ये एंगल थीटा बनाता है। ठीक, और ये जो लंब DE है ये P बिंदु पर D फाई कोण बनाता है। समझ में है, फाई हमारा क्या है, एंगल DPQ है, D फाई क्या है, जो हमने D से CP पर लंब डाला DE के द्वारा P पर बना कोण D फाई है। थीटा क्या है, अल्पांश CD और P को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस अल्पांश DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, अगर बायो-सैवर्ट का नियम लगाते हैं तो होना चाहिए μ0/4π I/dl sin θ/r²। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इस ट्राइंगल को लेके चलते हैं, ट्राइंगल CDE। ठीक, इस ट्राइंगल CDE में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम DE का मान निकालेंगे। DE का मान कैसे निकालोगे, आपको DE का मान निकालना है, आपको ये एंगल पता है और CD पता है। ये एंगल हमारा E वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, DE/DL या DE/CD और CD की लंबाई क्या है हमारी DL। ठीक है, अब DE बिंदु पर अब ये जो DE है वो क्या कर रहा है, ये जो हमारे जैसे कि मैंने बताया अभी कि जो DE लंब है वो हमारा P बिंदु पर D फाई कोण बना रहा है। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो D फाई बराबर क्या हो जाएगा, DE/ ये हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या किसके बराबर है, R के बराबर है। और P से Q तक की दूरी हमने मानी क्या, A है। ठीक, D से इस CD की P से दूरी हमने R मानी थी ना, तो D से P तक की दूरी हमारी R है। तो D फाई बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या से DE/dP यानी कि DE/R। तो यहाँ से DE की वैल्यू क्या आ जाएगी, RD फाई। ठीक, अब बच्चों देखो ये भी हमारी DE की वैल्यू है और हमने जो ऊपर निकाली DN sin थीटा ये भी DE की वैल्यू है। इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वल कर लीजिए और यहाँ से आप क्या करेंगे, DL sin थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। ये क्या आ गई हमारी RD फाई हो गई। ठीक, अब हम ट्राइंगल लेके चलते हैं DPQ यानी कि DPQ। इस DPQ में cos फाई, ये cos है, cos के लिए cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी कि A/R आ जाएगा। तो यहाँ से cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, A/R। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/cos फाई।
अब इस आर की वैल्यू को और डी एल साइन थीटा इन दोनों की वैल्यू को आप फॉर्मूला नंबर 1 में, फॉर्मूला नंबर 1 हमारा कौन सा था, ये वाला डी बी वाला, इसमें रख दीजिए। तो डी एल साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, आर डी फाई। तो पहले मैंने डी एल साइन थीटा ये जो था इसकी जगह मैंने यहाँ पर रख दिया आर डी फाई। तो ये जगह म्यू 0/4 पाई आई इंटू आर डी फाई अपॉन आर स्क्वायर। इस आर से एक आर कट गया, तो ये जगह म्यू 0/4 पाई आई डी फाई अपॉन आर। ठीक, अब आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे। आर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, हमने यहाँ निकाली थी ए अपॉन कॉस फाई। तो यहाँ हम ए अपॉन में कॉस फाई था वो ऊपर चला गया। तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए। ठीक है, अब बच्चों देखो ये जो पी बिंदु है हमारा, ये लंब है ना, तो लंब से नीचे की तरफ जो कोण होते हैं वो हमारे नेगेटिव होते हैं और ऊपर वाले जो कोण होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो इस एंगल को हम लेंगे -φ1 और इस एंगल को लेंगे +φ2। ठीक, अब छोटे से एलिमेंट के कारण आपने डी का मान निकाला, तो पूरे अगर तार के कारण निकालोगे तो हम क्या कर दें, इसका इंटीग्रेशन कर दें। ठीक है, और लिमिट क्या लोगे, -φ1 से लेके φ2 तक। तो पूरे चालक तार के कारण जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए, और इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, -φ1 से लेके φ2 तक। ठीक, अब इस इंटीग्रेशन में देखिए आपका म्यू 0/4 पाई कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है, कॉस फाई डी फाई। तो कॉस फाई डी फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन फाई। कॉस का साइन हो जाता है तो हमने यहाँ कॉस फाई की जगह लिख दिया साइन फाई -φ1 अपॉन φ2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पहले यहाँ हायर लिमिट रखोगे तो साइन φ2 हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट रखोगे तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए साइन φ2 माइनस साइन -φ1। ठीक, अब माइनस माइनस क्या हो गया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन φ2 प्लस साइन φ1। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये क्या है हमारा, ये फॉर्मूला किस चीज़ का है कि एक अगर हमारे पास चालक तार दिया हुआ है फाइनाइट लेंथ का, तो उसके कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि जो बिंदु P है, अगर सपोज ये तार हमारा अनंत लंबाई का, बहुत लंबी लंबाई का है, जब बहुत ज़्यादा लंबाई का तार होगा तो ये दोनों जो एंगल है बच्चों, इसके द्वारा ए पर जो बनने वाला कोण है वो 90 होगा और ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अनंत लंबाई का तार लेने पर जो φ1 और φ2 की वैल्यू है वो हमारी कैसी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो आप इस फॉर्मूले में जब 90 यहाँ पर रखोगे, साइन 90 प्लस 990 1 + 1 2, 2 से 2 कट गया, तो B = क्या हो गया, 4 पाई 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स म्यू 0/2 पाई आई अपॉन ए। ये कब है, जब तार हमारा अनंत लंबाई का है, उस समय उस तार के पास किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक, लेकिन अगर बिंदु P क्या हो, जो हमारा सिरा A था, ये चालक सिरा A था, इसके पास हो, यानी कि यहाँ पर हो, जब इसके पास होगा तो आप देख सकते हो कि जो φ1 की वैल्यू, ये जो एंगल है बच्चों φ1, ये कितना हो जाएगा, अगर पॉइंट यहाँ हो तो 90 हो जाएगा, और φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब A से तो कोई कोण बनेगा नहीं, φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर ये P बिंदु हमारा सिरे A के समीप होगा तो φ1 की वैल्यू 90 और φ2 की वैल्यू क्या होगी, लगभग 0 के बराबर होगी। ठीक, तो जो फॉर्मूला आपका ऊपर था साइन φ1 प्लस साइन φ2, इसमें रख दीजिए, फिर जगह साइन 90 प्लस साइन 0। ठीक, तो यही मैंने किया है, साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है 0, तो ये तो हट जाएगा। फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, B = म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए, यानी कि किसी चालक तार के समीप किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए। ठीक, तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि जो B है, अगर चालक तार के समीप कोई पॉइंट P होगा तो उस समय जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B होती है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होती है। ठीक, ये हमारा तार है, इसके समीप कोई बिंदु P है तो इसके समीप जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमारी क्या होगी, I होगी,
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी। मतलब अगर आप करंट का मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ जाएगा। और ये यहाँ से आप देख सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a होती है, यानी कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितना दूर तार होगा a का मान जितना ज़्यादा होगा b का मान उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर ये तो हमारी होगी मैग्नीट्यूड, अब डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन के लिए जो धारावाही चालक तार होते हैं, मैं आपको उसमें दिखा सकती हूँ कि जो धारावाही चालक तार होते हैं उसमें धारावाही चालक तार के समीप जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के रूप में होती हैं। आप चाहे तो इस पर प्रैक्टिकली कर भी सकते हो। कैसे, आप एक कार्डबोर्ड लीजिए और उस पर लोहे का बुरादा डाल दीजिए और कार्डबोर्ड के बीच में से होकर एक तार को पास कीजिए, उसको बैटरी से जोड़ दीजिए। जब आप इसमें करंट पास करोगे इस तार में तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो लोहे का बुरादा है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के रूप में क्या होगा, आपका अरेंज हो जाएगा। जो आपने फैला के डाला था वो क्या होगा, गोले गोले से बन जाएंगे। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है, जिन सर्किल्स का सेंटर एक हो। ठीक है, तो जो धारावाही जो तुम्हारे जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स होते हैं, अगर उसके समीप किसी बिंदु P पर आपको चुंबकीय बल रेखाएं निकालनी है तो वो क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के रूप में होती हैं। और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होगी, आप इन सर्किल के किसी बिंदु पर जब आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो उसके अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, इस पिक्चर को मैं यहाँ ड्रॉ कर सकती हूँ। जैसे मान लो ये आपका वो है बोर्ड है, आपने क्या किया, तार को पास किया इस तरीके से। ठीक है, तो जो आपकी जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के रूप में होंगी। ठीक है, और जो ये तो चुंबकीय बल रेखाएं हो गई, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आप इसके किसी भी बिंदु पर जब स्पर्श रेखा खींचते हो तो ये क्या दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, स्पर्श रेखी होगी। किसके, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। ठीक, ये तो हो गया कि किसी तार के कारण, करंट कैरिंग वायर के कारण किसी उसके समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि अगर कोई कॉइल हमने ली है तो इस कॉइल के अक्ष के अनुदिश, ये इसकी अक्ष है, अक्ष के अनुदिश किसी अक्ष पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने मान ली है हमारी कोई वृत्ताकार कुंडली है, इसकी त्रिज्या हमने मान ली a है और इसके केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। ठीक है, अब इसके भी हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से कई सारे खंड करेंगे, कई सारे एलिमेंट्स इसके करेंगे। तो एक एलिमेंट तो मैंने ये किया AB। ठीक है, और इस AB के डायगोनली अपोजिट इक्वल लेंथ का एक दूसरा एलिमेंट और लिया है मैंने, A डैश B डैश। इन दोनों एलिमेंट्स की क्या है, लेंथ बराबर है। ठीक है, ये इसके डायगोनली अपोजिट है। अब देखो बच्चों, जब हमने माना इस एलिमेंट की बिंदु P से ये दूरी हमने मान ली R है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का मान होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, वो इस दूरी के लंबवत होगा। ठीक है, तो ये हमारा dB, हमने dB क्यों लिया, क्योंकि छोटे से एलिमेंट के कारण है। अब इस dB के हमने मान लिया कि जो dB है, ये जो एंगल है हमने माना जो इसके केंद्र से और जो अक्ष है, अक्ष और अल्पांश को P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण हमने मान लिया अल्फा है। जब ये एंगल अल्फा है, आपका ये पूरा एंगल 90 था, तो ये बचा 90 माइनस अल्फा। जब ये 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल कितना रह जाएगा, खाली अल्फा रह जाएगा, है ना। इस पूरे 90 में से आप इस 90 माइनस अल्फा को माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये एंगल हमारा 90 है। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो अल्पांश और P को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होती है। ठीक है, तो ये एंगल हमारा अल्फा बचा। अब हम इस dB के कंपोनेंट्स कर सकते हैं। एंगल के साथ वाला तो dB कॉस अल्फा हो गया और एक कंपोनेंट हो गया हमारा dB साइन अल्फा। ठीक, इसी तरीके से इस एलिमेंट के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, नीचे की ओर होगी। और फिर से ये एंगल हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। हम इसके फिर से कंपोनेंट करेंगे। एंगल के साथ वाला dB कॉस अल्फा हो गया और दूसरा हो गया dB साइन अल्फा। अब बच्चों आप ये देख सकते हो यहाँ पर कि dB कॉस अल्फा ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
क्या बचा हमारे पास, डी बी साइन अल्फा। ठीक, तो ये तो दो डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स के कारण था। ऐसे ही यहाँ पर और भी हम जो डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स लेंगे उनके कारण भी यही होगा। तो सारे एलिमेंट्स के कारण हमको जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा वो क्यों मिलेगा, इन डी बी साइन अल्फा वाले कंपोनेंट्स को जोड़ने के कारण, है ना। तो अगर हम डी बी साइन अल्फा तो एक एलिमेंट के कारण है, अगर हम डी बी साइन अल्फा की वैल्यू निकाल के इन सबका सम कर दें या इंटीग्रल ले लें तो हमको इस पूरे लूप के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान मिल जाएगा। ठीक, अब हम पहले डी बी का मान निकालेंगे। डी बी का मान बायो-सावर्ट के लॉ से क्या होता है, डी बी बराबर हमारा हो जाएगा μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों आप लोग को पता है कि जब हम जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त से 90 डिग्री कोण हमेशा बनाती है। मान लो ये आपका वृत्त है, अगर आप यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचते हैं या यहाँ पर स्पर्श रेखा, तो केंद्र से मिलाने वाली रेखा हमेशा इस पर 90 डिग्री कोण बनाती है, हमेशा 90 डिग्री कोण पर होती है। तो ये एक तरीके से बच्चों आपकी क्या है, स्पर्श रेखा की तरह है। तो ये जो एंगल होगा आपका अल्पांश और बिंदु पी के बीच बनने वाला ये जो कोण है, ये कोण आपका कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इस थीटा की वैल्यू को हमने यहाँ पर 90 ले लिया, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो डी बी बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। ठीक, तो नेट बी क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था, हम डी बी साइन अल्फा के सारे कंपोनेंट्स को या तो जोड़ लें या हम इंटीग्रल ले लें, तो हम इंटीग्रल लेके बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक, अब साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी बच्चों, ये एंगल हमारा अल्फा था, तो साइन अल्फा क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी कि a अपॉन आर। तो साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, a अपॉन आर। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर रख दिया, तो डी बी a अपॉन आर, डी बी की वैल्यू को यहाँ से हम यहाँ पर रख देंगे। तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू a अपॉन आर। ठीक, डी बी की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाली थी ना, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 से आप वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए डी बी की वैल्यू को, डी बी की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो जगह μ0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर। ठीक, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें μ0/4 पाई बाहर आ जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब हो गया, ये हो गया इंटीग्रल डी एल। अब इंटीग्रल डी एल का मतलब, इंटीग्रल मीन्स सम हो गया एक तरीके से। सम का मतलब क्या है कि इस कॉइल की सारे एलिमेंट्स का सम, और वो इसकी परिधि के बराबर होगा, यानी कि 2 पाई त्रिज्या क्या है, ए, तो ये 2 पाई ए के बराबर हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल डी एल को हम 2 पाई ए से रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर 2 पाई ए से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर आपका 2 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, मैंने नीचे काटा, यहाँ नहीं काटा है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, 2 पाई आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ठीक, अब आर की वैल्यू क्या होगी, देखो बच्चों इस फिगर में ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये कौन सा ट्राइंगल है, एम ओ पी। तो इस ट्राइंगल में ये हमारा कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। और आपको पता है कि कर्ण का वर्ग यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ लिखी, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको यहाँ ले जाएंगे, ये अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, अंडर रूट को मैंने 1/2 में इस तरीके से कर दिया। अब इस आर की वैल्यू को आप लोग यहाँ पर रख दीजिए, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, आई की जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, आर की जगह आ जाएगी, और इसका हो गया क्यूब। ठीक है, अब ये 1/2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करके 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, किसी धारावाही लूप के कारण, और कहाँ पर, उसकी अक्ष पर, अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो जो b की दिशा होगी बच्चों, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और दिशा क्या होगी इसकी, अक्ष के अनुदिश होगी। ठीक, अब अगर मुझे केंद्र पर निकालना है, यहाँ सेंटर पर निकालना है, तो सेंटर के लिए जो ये p बिंदु मेरा जब सेंटर पर आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब p बिंदु यहाँ पर हो जाएगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं x की वैल्यू को 0 रख दूँ तो केंद्र पर b का मान आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बच्चों ये खाली एक लूप के लिए, अगर ऐसे कई सारे लूप हो, n लूप हो, तो क्या करोगे, इसमें n से मल्टीप्लाई कर देना। तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन गया। ठीक, ये कब है, किसी वृत्ताकार लूप के कारण उसकी अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, सेंटर पर निकालना है तो हम x का मान 0 कर देंगे। जब x का मान यहाँ 0 कर दोगे
तो μ0/4 टू पाई NI² तो ऐसे ही आ गया, ये तो ज़ीरो हो गया, तो क्या बचेगा a² की पावर 3/2। अब इसमें इस 2 से ये 2 कट जाएगा गुणा करने पर, तो क्या आएगा यहाँ पर a³ आ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई 2 टाइम्स कट गया, तो μ0 यहाँ क्या बचेगा NIA²/2 इंटू a³। अब a² से a कट गया तो हमारे पास क्या आया b = μ0 NI/2a। तो यही फॉर्मूला भी आप लोगों ने पीछे बच्चों डिराइव किया था कि किसी लूप के कारण उसके सेंटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है μ0 NI/2r। यही है ना। यहाँ r क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ r त्रिज्या ली थी, है ना। यहाँ हमने a निकाला क्योंकि यहाँ हमने लूप की त्रिज्या a ले ली है। मेन चीज़ वही है कि त्रिज्या का वो है, बाकी कोई चीज़ नहीं है, वो सिंबल अलग अलग ले लिए, वहाँ r ले लिया और यहाँ a ले लिया। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग को ये मैंने मटेरियल भेजा था, ये डेरिवेशन आप लोग देख लीजिएगा, एग्ज़ाम्स में आते हैं।